अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शजन न्याजी। सुनो राउंडअप में आपको खुशामदीद। नाजरीन, इस वक्त दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान एक नई रोशन और फैसला कुन शनाख्त के साथ उभरा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर ऐलान किया है कि ईरान के साथ जंग बंदी का मुआहिदा बड़ी हद तक तय पा चुका है और उसकी तफसीलात जल्द जारी की जाएंगी। मुआहिदे में अबनाए हुर्मुज़ की बहाली भी शामिल है। उधर ईरान के वजारत खारजा के तर्जुमान ने तस्दीक की कि तेहरान इस मुआहिदे के ख़त्मी मुसवदे को 14 शिकों पर मुश्तमिल एक मफाहमती यादाश्त की सूरत में तरतीब दे रहा है। अमरीकी वज़ीर खारजा मार्को रूबियो ने भी एक्सपेक्ट किया है कि आने वाले चंद घंटों में दुनिया को हुर्मुज़ और ईरानी जोहरी प्रोग्राम के हवाले से खुशखबरी मिल सकती है। और इस सब का सेहरा दुनिया भर के जरायद और तज्जियाकार न्यूयॉर्क टाइम्स समेत फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और पाकिस्तान को दे रहे हैं। अमरीकी ज़राए और न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमरीका ईरान मुज़ाकरात में कुलीदी किरदार अदा किया। खबर रसां अदारे राउटर्स ने अपने तज्जिए में लिखा कि एक बरस कबल तक जो पाकिस्तान आलमी सतह पर तन्हाई का शिकार समझा जाता था, आज वो अमरीका और ईरान के दरमियान काबिल एतमाद सालिस बन चुका है। और इस गैर मामूली तब्दीली का सेहरा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जाता है। जनूबी एशिया के माहिर माइकल कुगलमैन ने उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने उन तमाम नाकदीन को गलत साबित कर दिया जो समझते थे कि वो इतने पेचीदा और हसास मामले में सालसी की सलाहियत नहीं रखता। सफारतकार अब सैयद आसिम मुनीर को पाकिस्तानी खारजा पॉलिसी का मेमार करार दे रहे हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने 22 और 23 मई को तेहरान का दौरा किया, जो कि इस तनाज़े के आगाज के बाद उनका दूसरा दौरा था। उन्होंने ईरानी सदर, पार्लियामेंट के स्पीकर और वजीर खारजा से तफसीली मुलाकातें की। पाकिस्तानी फौज ने बयान जारी किया कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा तेहरान इंतहाई समर आवर रहा और मुज़ाकरात में हौसला अफजा पेशरफ्त हुई। उन्होंने ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची से भी तबादला ख्याल किया। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त चीन के तारीखी दौरे पर हैं। ये दौरा पाकिस्तान और चीन के सफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह के मौके पर हो रहा है, जिसमें सीपैक की बुलंद मियार तरक्की, तजारत, सरमायाकारी और IT समेत कई अहम शोबों में ताउन को आगे बढ़ाना हदफ है। फील्ड मार्शल भी इस वक्त चीन पहुंच चुके हैं, मगर जब पाकिस्तान आलमी डिप्लोमेसी में छाया हुआ है तो भारत अपनी पुरानी रविश पर कायम है। गुज़श्ता रोज क्वेटा में एक मुसाफिर ट्रेन को खुदकुश बम धमाके से निशाना बनाया गया, जिसमें तकरीबन 2 दर्जन अफराद शहीद और 100 से जायद जख्मी हुए। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के ज़ेली दस्ते मजीद ब्रिगेड ने इस खुदकुश हमले की जिम्मेदारी कबूल की। याद रहे कि BLA के भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से गहरे रवाबत के ठोस शवाहिद DGISPR पहले ही दुनिया को दिखा चुके हैं और यही भारत अंदर से बुरी तरह हिल गया। वजह एक अदालती बयान जो इनकलाब बन गया। 15 मई को भारतीय चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने सुप्रीम कोर्ट में एक समाअत के दौरान कहा, नौजवान कॉकरोचों की तरह हैं जिन्हें ना मुलाजमत मिलती है न पेशे में जगह। अगले ही रोज यानी 16 मई को सियासी हिकमत अमली के माहिर अभिजीत ने एक्स पर लिखा, अगर सारे कॉकरोच इकट्ठे हो जाएं तो, और देखते ही देखते उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट्स बना दिए। इस पार्टी का इंस्टाग्राम अकाउंट एक हफ्ते से भी कम अरसे में 2 करोड़ से जायद फॉलोअर्स तक जा पहुंचा, जो कि 4 दिहाइयों पुरानी बीजेपी की फॉलोइंग से दुगना और अपोजिशन कांग्रेस के 1 करोड़ 30 लाख से भी कहीं ज्यादा है। इतना ही नहीं, 3,50,000 से जायद नौजवानों ने गूगल फॉर्म के जरिए पार्टी की रुकनियत हासिल की और ये तहरीक ऑनलाइन से निकलकर सड़कों तक फैल गई, जहां रजाकार कॉकरोच का लिबास पहनकर एहतजाज और सफाई मुहिमात में हिस्सा लेते नजर आए। पार्टी के मंशूर में अंबानी और अडानी के जेर मुल्कियत तमाम मीडिया हाउसेस के लाइसेंस मनसूख करने, आजाद मीडिया के क़याम और मजहब और जात पात से बालातर होकर सियासत करने का अहद शामिल है। क्या वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान एतमाद का वाहिद पुल अब पाकिस्तान है? क्या बलूचिस्तान हमला पाकिस्तान की सफारती कामयाबियों को सबटाज करने की कोशिश है? क्या भारत के नौजवानों की बगावत मोदी सरकार के लिए खतरे की घंटी बन चुकी है? इन मौज़ूआत पर बात करेंगे। पहले सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद है साबिक सफीर, साबिक मुस्तकिल मंदूब अक़वाम मुत्तहिदा सरदार मसूद खान साहब। आपको वेलकम करती हूँ सुनो राउंड अप में। सरदार साहब, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान के साथ जंग बंदी मुआहिदे के करीब होने का ऐलान, अबनाए हुर्मुज़ की बहाली
और ईरानी जौहरी प्रोग्राम पर मुमकिन पेशरफ्त। आप सफारती पस मंजर को देखते हुए क्या समझते हैं कि आखिर वो कौन से अवामिल थे जिन्होंने पाकिस्तान को वॉशिंगटन और तेहरान दोनों के लिए काबिल एतमाद पुल बना दिया? क्या ये सिर्फ अस्करी सफारतकारी है या पाकिस्तान ने एक नई स्ट्रेटेजिक खारजा पॉलिसी तश्कील दी है? दोनों चीज़ें हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि ईरान के साथ हमारे तारीख़ी ताल्लुक़ात हैं, वो माशी भी हैं, सकाफ़ती भी हैं, और हम एक दूसरे के हमसाए हैं। अगरचे हमारे खलीजी रियासतों से बिलखुसूस सऊदी अरब के साथ बहुत गहरे ताल्लुक़ात रहे हैं, लेकिन हमने कभी ईरान के साथ ताल्लुक़ात नहीं बिगाड़े और हमेशा जो है खैर सगाली का मुजाहरा किया है। तो और इस जंग के दौरान जबकि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ गुज़श्ता बरस एक दिफाई मुआहिदा कर चुका था, हमने बहुत ही एहतियात से काम लिया। अगरचे जो है सऊदी अरब के साथ हमारे रिवायती स्ट्रेटेजिक ताल्लुक़ात रहे, लेकिन ईरान में ये शक व शुबा पैदा नहीं होने दिया कि हम किसी तरीके से हम उनके ख़िलाफ़ हैं या सऊदी अरब के साथ मिलेंगे, क्योंकि सऊदी अरब भी ईरान के हमलों की जद में आ रहा था। वाशिंगटन का किस्सा ज़रा मुख्तलिफ है। वो ये है कि गुज़श्ता बरस जब सदर ट्रंप आए तो उसके बाद हमारे उनके साथ ताल्लुक़ात जो है अमेरिका जी। और पाकिस्तान के ताल्लुक़ात बेहतर होना शुरू हो गए। लेकिन बिलखसूस मार्का हक के बाद जब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की वाइट हाउस में सदर ट्रंप से मुलाकात हुई तो हमारे ताल्लुक़ात में एक नए बाब का आइज़ा। उसी वक्त सदर ट्रंप ने आसिम मुनीर साहब से दरख्वास्त की थी कि हम उस वक्त वो हालत जंग में थे, मतलब उस वक्त जो है ईरान और इसराइल दोनों ने अमेरिका और इसराइल दोनों ने ईरान के ऊपर हमला किया हुआ था। जी। तो उसने कहा कि आप जो है हमारी जो सेंसिटिव निगोशिएशंस हैं या सेंसिटिव कॉन्वर्सेशंस हैं बिटवीन वाशिंगटन एंड तेहरान, उनमें हमारी मदद करें, हाथ बटाएं। पाकिस्तान ने वो किरदार अदा किया। उसके बाद एक किस्म की इनकी एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो गई आसिम मुनीर साहब की और उसके बाद जो सदर ट्रंप थे। लेकिन उसके साथ साथ हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब भी बहुत पेश रहे जी। इस और उनको नायब वज़ीर आज़म भी जो है अमेरिका के साथ डिप्लोमेसी में बहुत मुतहर्रिक रहे। ये वजूहात हैं जिसकी वजह से और फिर जो है हमने बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत इख्तियार की। उन 8 ममालिक में शामिल थे जो गज़ा के लिए कोशिश कर रहे थे कि गज़ा में जंग बंदी हो। तो इस वजह से ये जो गुज़श्ता 1 साल गुज़रा है उसकी वजह से वाशिंगटन में हमारा एतमाद बढ़ा। राइट। ये वो फैक्टर और एग्जैक्टली, जो आप क्योंकि ईरान और अमेरिका के दरमियान एतमाद की फिजा पैदा करना वॉज नॉट एन ईजी टास्क, क्योंकि दोनों ममालिक 4 दिहाइयों से शदीद कशीदगी में रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान की अस्करी और सियासी क़यादत ने आपके ख्याल में कौन सी ऐसी सफारती हिकमत अमली अपनाई होगी पर्टिकुलरली जिसने दोनों फरीकैन को एक मेज़ पर आने पर आमादा किया? ये मैं कहूँगा, बारहा कह चुका हूँ, दोबारा दोहराऊंगा कि मैंने ये कहा कि पाकिस्तान ने सफारतकारी की तारीख में एक नए बाब का इजाफा किया है, एक नए सुनहरी बाब का इजाफा किया है। उसकी वजह यह है कि जो ही जंग शुरू हुई हमारी क़यादत फौरी तौर पर मुतहर्रिक हो गई। और पहले तो जो है क्योंकि हमें बहुत तशवीश थी पाकिस्तान के हवाले से ऑब्वियसली भी और प्रैक्टिस थे। जी, खलीजी रियासतों के हमारा नेबरहुड जो है वो जंग की जद में आ गया था, ईरान और उसके खलीजी रियासतें। तो पाकिस्तान फौरी तौर पर मुतहर्रिक हुआ। तो इन जो उसमें शटल डिप्लोमेसी की, कम्युनिकेशन डिप्लोमेसी की, थ्रू टेलीफोन की, मुलाकातें की, और उसके बाद जो है यहाँ एक 4 मुल्की एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया मार्च के आखिर में, यानी जंग के दौरान ही। और उसके बाद सालसी के लिए एक कंसेंसस बिल्ड किया। ये पहला मरहला था। फिर उसके फ़ौरन बाद जो हमारे नायब वज़ीर आज़म थे वो चीन चले गए, जहाँ से एक 5 नुकाती फार्मूला जो है वो सामने आया। 5 ये एक एलामिया था जो चीन और पाकिस्तान ने जी। मुज़ाकरात के लिए, उसके अलावा जंगबंदी के लिए, फिर फ्री नेविगेशन थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, और उसके बाद जो अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की पाबंदी, इससे मुताल्लिक़ जारी किया था। तो ये मरहलावार आप देख रहे हैं। और उसके बाद जो है जब ये तमाम मराहल मुकम्मल हो गए तो पाकिस्तान ने 2 चीज़ें करवाई जो बिल्कुल तारीख़ी नौइयत की थी, जिस पस मंज़र में आप ज़िक्र कर रहे थे कि दिहाइयों पे मुहित इन दोनों ममालिक की दुश्मनी थी। पहला काम उन्होंने ये कि एक सीज़ फायर करवाई जी। और उसमें तेहरान भी और
अमेरिका भी आमादा हो गए। दूसरा ये है कि उनके बराह रास्त मुज़ाकरात यहाँ करवाए, उसकी मेज़बानी की यहाँ हम्म। इस्लामाबाद में। 47 साल के बाद जो है इन दोनों के मंदोबीन इस तरीके से आमने सामने बैठ के अपने मामलात के ऊपर बातचीत कर रहे थे। और जब ये मरहला ख़त्म हुआ पहले पहले दौरे मुज़ाकरात का, तो उसके बाद जो है पाकिस्तान मुसलसल शटल डिप्लोमेसी करता रहा, पैगाम हम्म। रसानी भी करता रहा, और उसके बाद फ़रीक़ैन को दरमियानी रास्ता भी दिखाता रहा। तो ये वो चीज़ें हैं जिसकी वजह। अच्छा, फिर इसमें मैं थोड़ा सा इजाफा करना चाहता हूँ कि ये जो पाकिस्तान की जो मदद है वो सिर्फ जो है ये खलीजी रियासतें जो हैं, या जो चार ममालिक जिनका मैंने आपने मिस्र, सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान, इन तक महदूद नहीं रहा। पाकिस्तान को फिर रूस की हिमायत मिली, फिर यूरोपियन हम्म। काउंसिल, यूरोपियन यूनियन की हिमायत मिली, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया की मिली, जापान, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, मलेशिया। यूँ समझिए कि दुनिया भर के ममालिक ने पाकिस्तान की सफारतकारी की तायीद की, और इस तरीके से पाकिस्तान ने वो बोझ उठाया जी। जो एक एतबार से, और मैं समझता हूँ कि अव्वली एतबार से वो अक़वाम मुत्तहिदा की जिम्मेदारी बनती थी, हम्म। या कोई और मुल्क होता। यानी देखिए ना, मुज़ाकरात के लिए आमतौर पे जो महवर मरकज़ होता है, या जो मंजिल होती है, वो जिनीवा होता है, या ब्रसल्स होता है, या उसके अलावा न्यूयॉर्क होता है। हम्म। लेकिन इस मरतबा पाकिस्तान ने ये पाकिस्तान के हिस्से में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिम्मेदारी आई। बिल्कुल सही। सर, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के तेहरान के मुसलसल दौरे, ईरानी क़यादत से मुलाकातें और फिर अमरीकी हलकों की जानिब से उनके किरदार का एतराफ़, ये एक गैर मामूली सफारती तब्दीली महसूस होती है। आपके नज़दीक क्या पाकिस्तान अब सिर्फ खित्ते का सिक्योरिटी पार्टनर नहीं, बल्कि एक मुकम्मल जियोपॉलिटिकल निगोशिएटर बन चुका है? और क्या ये किरदार मुस्तकबिल में सऊदी अरब, ईरान, अमरीका और चीन के दरमियान भी पाकिस्तान को मरकज़ी हैसियत दे सकता है? मरकज़ी हैसियत तो है इस वक्त, हुँ। लेकिन मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान मालिक की सफ़ में शामिल हो गया है जो पहले सालसी करते थे। मिसाल के तौर पर ओमान है, या रिवायती तौर पर आपने देखा होगा कि कतर जो हो गया। कतर है, दोहा में हमेशा जो है हुँ। मुख्तलिफ किस्म की पीस टॉक्स होती रही हैं, तो पाकिस्तान उस सफ़ में शामिल हो गया। फिर ये है कि ये जंग जब ख़त्म होती है, तो उसके बाद भी एक सहूलतकार मुल्क की ज़रूरत होगी, इसलिए कि ईरान और खलीजी रियासतों के दरमियान एक खलीज हायल है, हुँ। और इनके इख्तलाफात मौजूद हैं। एक नए सिक्योरिटी आर्किटेक्चर की ज़रूरत है। और फिर जो है कि अमेरिका का इस इलाके में क्या असर और रसूख होगा, क्या अमल दखल होगा, हुँ। या उसके साथ साथ ये भी देखना है कि इसराइल जो है इस पूरे का पूरा जो जंग के बाद जो नक्शा उभरता है इस खत्ते का, उसमें क्या किरदार अदा करेगा, क्योंकि इसराइल तो अभी भी खुश नहीं है कि बिल्कुल। ये जो सारे सारे हुँ। मुज़ाकराती अमल जो है किसी फैसला कुन मरहले की तरफ बढ़ रहा है, इसमें नाखुश हैं। अगरचे उन्हें सदर ट्रंप ने वज़ीर आज़म नेतन्याहू को पाबंद किया है और कहा है कि आप जो है इस वक्त इख्तलाफ नहीं करेंगे, तो वो हुँ। खुद खामोश हो गए। लेकिन उन्हें अमेरिका में जो इसराइली लॉबी है उसको मुतहर्रिक कर दिया है, जो जंग के रुकने की मुखालिफत कर रहे हैं। और इसी तरीके से वो ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है कि जो जंग बंदी होगी हुँ। वो जामे होगी, यानी मतलब सिर्फ वो ईरान तक महदूद नहीं होगी, बल्कि लबनान भी उसमें शामिल होगा। तो जी। इस किस्म के कुछ मसाइल रहेंगे जिसमें पाकिस्तान को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। बिल्कुल। और सर, असल में तो अबनाए हुर्मज़ की बंदिश दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा मसला था। अगर वाक़ई अबनाए हुर्मज़ के हवाले से कोई मुस्तकिल समझौता तय पा जाता है, तो उसके आलमी मईशत, तेल की तरसील, खलीजी सिक्योरिटी और फिर मशरिक़ वुस्ता की सियासत पर क्या असरात मुरतब होंगे? और क्या पाकिस्तान इस सारी सूरत हाल में सिर्फ सालिस रहेगा, या आपके ख्याल में इक़्तिसादी और तजारती फ़वाइद भी हासिल कर सकता है? पाकिस्तान के लिए नए मौके पैदा हुए हैं। इस सफारतकारी की वजह से पाकिस्तान की नेकनामी हुई है, और उसके हुँ। बाद जो है पाकिस्तान के क्रेडेंशियल्स नए सिरे से देखे जा रहे हैं एज ए नेट स्टेबिलिटी प्रोवाइडर इन द रीजन। हुँ। और वो एक हराबल दस्ते में शामिल हो गया है सफारतकारी के एतबार से। तो इस वजह से ये है कि उसके लिए कई अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, माशी हुँ। और फिर तजारती, उसके बाद टेक्नोलॉजी के हवाले से। तो ज़राअत हो गई, सनत हो गई, तो उनसे फ़ायदा उठाना चाहिए। पाकिस्तान का ह्यूमन कैपिटल जो है वो ज़ाहिर है बढ़ रहा है, तो ये मौक़े ज़रूर होंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जब आप और हम बात कर रहे हैं, जी।
तो उसमें कुछ मसाइल भी हैं। मिसाल के तौर सदर ट्रंप ने फौरी तौर पर, पहले तो वो ये जो बहुत जल्दी में थे और कहते थे कि बड़ा अच्छा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग मिल गया है, तो इसके ऊपर हम दस्तखत कर देंगे। अभी उन्होंने कहा है कि कोई इतनी जल्दी करने की ज़रूरत नहीं, और ये कि वक्त हमारी तरफ है, हमारे साथ है, द टाइम इज़ ऑन आवर साइड। और इधर से जो है कुछ थोड़ा सा रवैया ईरान से भी सख्त हुआ है। ईरान के हुकाम ने आज ये कहा है कि जो आबना हरमूज के ऊपर वो अगर टोल नहीं चार्ज करेंगे तो वो सर्विस ज़रूर चार्ज करेंगे, और हम्म। मैनेजमेंट उनके हाथ में होगी और ओमान के हाथ में होगी। तो इस वक्त भी जो हेजिंग जारी है, तो हम लोगों को ये देखना है अभी, मतलब ये पाकिस्तान का रोल ख़त्म नहीं हुआ। पाकिस्तान का रोल और किरदार अभी भी जारी है, क्योंकि जो अभी जो छोटी मोटी मुशगाफियाँ रह गई हैं, हम्म। उनको उनको हल करने के लिए पाकिस्तान इस मुकालमे को आगे बढ़ाता रहेगा। सही। और ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर तो वैसे भी हमेशा मगरिब और इसराइल के बड़े शदीद तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं। अगर अब किसी मफाहमती यादाश्त के तहत नई शराइत तय हो रही हैं, तो आपके ख्याल में इन शिक्कों की नोयत क्या हो सकती है? क्या ये 2015 के द जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन की तर्ज का मुआहिदा होगा, या एक बिल्कुल नया सिक्योरिटी फ्रेमवर्क तश्कील पा रहा है? इसराइल ने ये कहा है अपने बयान में कि दो चीज़ें उन्होंने अमेरिका को अपनी शराइत के तौर पर पेश की हैं। हम्म। कि एक ये है कि किसी किस्म की यहाँ जो है इनरिचमेंट फैसिलिटीज़ नहीं होनी चाहिए, कि उनको मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जाए ईरान में। और दूसरे जो उनके मौजूदा इनरिच यूरेनियम के ज़खायर हैं, हम्म। उनको मुल्क से बाहर भेज दिया जाए। यानी मतलब या अमेरिका को दे दिया जाए, या रूस का उन्होंने जिक्र नहीं किया लेकिन रूस ने पेशकश की हुई है। हम्म। लेकिन जो आपके सवाल का जवाब ये है कि बड़ा मुश्किल होगा कि जो 2015 का मुआहिदा था ईरान जी। न्यूक्लियर, उसमें कोई बहुत बड़ा इजाफा नहीं किया जा सकता। हम्म। ये सदर ट्रंप की ये कोशिश होगी कि वो ऐसा करें, इसीलिए जो है मेरा ख्याल है 30 दिन की मुद्दत है जिसमें बैठ के तमाम तकनीकी और कानूनी अमूर देख सकते हैं, और ये फैसला कर सकते हैं कि इस मसले को कैसे हल किया जाए। उसमें यह है कि एक ये है कि उसके ऊपर जो यूरेनियम इनरिचमेंट की पाबंदी है, मॉरेटोरियम है, या उनकी जो न्यूक्लियर रिसर्च के ऊपर पाबंदी है वेपनाइजेशन के हवाले से, वो जो उसकी मुद्दत तय करनी है, 20 साल होगी, या जी। जो तेहरान है वो 10 साल के लिए, 15 साल के हम्म। लिए तैयार है। दूसरा ये है कि उन्हें जो है शरह अफजूदगी, यूरेनियम की जी। शरह अफजूदगी जो है उसके क्या शरह जो है वो इनके लिए काबिल कबूल होगी। मेरा हम्म। ख्याल है कि ईरान पहले ही मान चुका है, जो उनका जी बिल्कुल। 26 फरवरी का, इस हम्म। जंग के शुरू होने से पहले 26 फरवरी का जो मसवदा था, उसमें उनने 3.6% शरह अफजूदगी के ऊपर इतफाक किया हुआ है। और हम्म। ताकि वो इसे जो है सिविलियन पर्पसेस, ख़ासतौर से तवानाई के लिए और मेडिकल पर्पसेस के लिए और ज़राअत के लिए इस्तेमाल हम्म। कर सके, और भी कई इस्तेमालात होते हैं। तो दीज आर द थिंग्स ऑन द टेबल। राइट। और इसमें यह है कि ये, लेकिन इनको बड़ी, अमेरिका को बड़ी कोशिश करनी पड़ेगी कि किसी तरीके से वो ये कहें कि, क्योंकि उन्होंने हम्म। ये अमेरिका को इस माहिदे से अलहदा किया था और इसे डिसफंक्शनल कर दिया था, तो हम्म। वो कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से कोई ऐसी एडिशनैलिटी हो जाए जिससे वो अपने अवाम को और अपनी कांग्रेस को और अमेरिका के दूसरे स्टेक होल्डर्स को ये पेश कर सकें कि जी ये मुझे फतह हुई है और मैंने जो है अमेरिका को ज़्यादा महफूज बनाया है। राइट। सर, अब हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के चाइना के विजिट, और अब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी चीन में मौजूदगी। आप किस जाविये से देखते हैं? क्या ये महज इक्तिसादी ताउन का मामला है, या चीन, पाकिस्तान और खित्ते की नई सिक्योरिटी सफ बंदियों पर भी कोई बड़ी पेशरफ्त एक्सपेक्टेड है? देखिए, इस दौरे के तीन पहलू हैं। जी। पहला पहलू जो है वो ये है कि ये 75th ईयर ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस है, हम्म। यानी उसकी सेलिब्रेशंस हो रही हैं। यहाँ पाकिस्तान में सेलिब्रेशंस हुई, वहाँ हो रही हैं। और तो इसकी एक इलामती अहमियत है। हम्म। और हमने जो है सर्द जंग के दौरान अपने ताल्लुकात का आगाज़ किया था, और हर आने वाले अरसे में हम इस ताल्लुक़ को मजबूत से मजबूत तर बनाते चले गए। मैं ख़ुद जो है वहाँ, मैंने चीन में 8 साल गुजारे हैं। राइट। पहले जो है मैंने वहाँ चीनी ज़बान सीखी, फिर हमारा जो सफारत खाना है उसमें काम किया, फिर मैं कई बरसों के बाद वहाँ बाहिसियत सफ़ीर लौटा। तो मैंने ख़ुद उसका यानी शाहिद हूँ कि किस तरीके से इस ताल्लुक़ को हमने एक ख़ास
हैसियत दी है और किस तरीके से हम इसे परवान चढ़ाते रहे हैं, इसकी पर्दाख्त करते रहे हैं, इसकी परवरिश करते रहे हैं। और दोनों तरफ से जो है ना, और हम इसके लिए जो है, आपको पता है कि हम आमतौर पे शायराना इस्तलाहात इस्तेमाल जी। करते हैं कि ये जी ये पहाड़ों समंदर से से बुलंद गहरी, है, हाँ। है और फौलाद से मजबूत है। और मेरा ख्याल है कि एक ये भी है कि डियरर देन आई साइट। राइट। तो इस किस्म के, और स्वीटर देन हनी, हम्म। इस किस्म के एक्सप्रेशंस इस्तेमाल किए जाते हैं। और इसलिए किए जाते हैं कि जो दो कहीं भी ममालिक हों, जो बायलैटरल रिलेशंस हैं, उसमें पाकिस्तान और चीन जैसे ताल्लुकात की कहीं और नज़ीर नहीं मिलती। हम्म। तो एक तो ये वजह है। और उनके जो डायमेंशंस हैं, तो वो देखें, स्ट्रेटेजिक हैं, पॉलिटिकल हैं, इकोनॉमिक हैं, ट्रेड की हैं, ख़ासतौर से अब टेक्नोलॉजी की, डिफेंस कोऑपरेशन हमारी बहुत मजबूत है। जी। दूसरी जो है इस विज़िट में, यानी न सिर्फ ये कि वज़ीर आज़म की मुलाकात हो रही है हम्म। आला तरीन क़यादत से, चीन की आला तरीन क़यादत से, यानी सदर शी जिनपिंग से और वज़ीर आज़म ली छियांग से, और उसमें ज़ाहिर है कि बाहमी ताल्लुकात, दो तरफ़ा ताउन को बढ़ाने के सिलसिले में चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी के दूसरे दौर को के ऊपर अमल दरामद के जी। लिए जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, ये कोई मजमूई तौर पर रकम जो है, मेरा ख्याल है कि 62 लाख, 62, माफ़ कीजिएगा, 62 बिलियन डॉलर्स की है, जिसमें से 25 बिलियन खर्च हो चुके हैं। बाकी प्रोजेक्ट्स जो है वो मेरा ख्याल है 2035 तक मुकम्मल हो जाएंगे। हम्म। और उसके बाद जो है मेरा ख्याल है कि गुज़श्ता बरस 10 बिलियन डॉलर्स के और इजाफी प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी मेमोरेंडा ऑफ अंडरस्टैंडिंग के ऊपर दस्तखत हुए थे। हम्म। तो और फिर उसमें फिर यह है कि अभी जो फोकस है हमारा, कि पहले जो है ये सारे के सारे जो थे, जो भी प्रोजेक्ट्स होते थे, ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ज़्यादा होते थे। वहाँ स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज होते थे और हमारी तरफ से यहाँ हुकूमत के प्रोजेक्ट्स होते थे या जी। हुकूमत का। लेकिन अब जो है ये बिजनेस टू बिजनेस के ऊपर जोर है। इसी हम्म। वजह से खानपुर जो शहर है, उसमें वज़ीर आज़म गए हुए थे, तो वहाँ उन्होंने आईटी, टेलीकम्युनिकेशंस और ये जो बैटरी स्टोरेज और एग्रीकल्चर, इस किस्म के मामलात के मजीद ऊपर हम जो है इक्तिसादी बिजनेस मामला देखेंगे। बिजनेस बिल्कुल सही। सर, डेफिनेटली पाकिस्तान एक तरफ अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर बना रहा है, दूसरी तरफ हमारी चीन के साथ बड़ी मिसाली ताल्लुकात हैं, स्ट्रेटेजिक इत्तेहादी है हमारा, जबकि ईरान के साथ भी करीबी राब्ते कायम हो रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान ने बैलेंस ऑफ पावर की ऐसी पोजीशन हासिल कर ली है जहां वो बैक वक्त तमाम बड़ी ताकतों के साथ ताल्लुकात बरकरार रखने में कामयाब हो रहा है, या अभी भी ये बैलेंस चैलेंजिंग साबित हो सकता है? बैलेंस जब आप बरकरार रखते हैं, तो उस वक्त उसके चैलेंजेस अपने साथ साथ चलते रहते हैं। हम्म। लेकिन पाकिस्तान का 70 साल से ज़्यादा तजुर्बा है चीन और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात में तवाज़ुन बरकरार रखने का। हम्म। तो ये पाकिस्तान को एक कामयाबी रही है। अगरचे इस सिलसिले में चीन कभी नाराज़ नहीं हुआ, लेकिन अमेरिका में वो कई अक्सर मरतबा नाराज़ भी नाराज हो जाता है। जी जी। इसी तरीके से मैं ये मुश्किल काम था, लेकिन पाकिस्तान ने सन 1950 की दिहाई में हम्म। जो ताल्लुकात थे वो अमेरिका के साथ मजबूत थे। लेकिन सन 1960 की दिहाई में पाकिस्तान ने अपने ताल्लुकात मुतनव्वे बनाना शुरू किए, डिवर्सिफाई करना शुरू कर दिए। हम्म। तो उसकी वजह से उसके चीन के साथ ताल्लुकात हुए, फिर जो है उस वक्त की सोवियत यूनियन के साथ भी ताल्लुकात हुए। लेकिन चीन के साथ बहुत ही मजबूत ताल्लुकात हुए, और आज तक हमने अमेरिका को भी नज़रअंदाज नहीं किया। उसके साथ भी अगर जो ताल्लुकात में उतार चढ़ाव रहा है, कभी नाराज़ी रही है, कभी जो है साथ साथ हमारी जो ताल्लुकात जो हैं बहुत बेहतर हो गए। लेकिन इसके बावजूद हमने ये तवाज़ुन बरकरार रखा। अब आप सही कह रही हैं कि हम जो है, यानी एक तेहरान और अमेरिका के दरमियान तवाज़ुन बरकरार रखेंगे, और फिर तेहरान और और सऊदी पाकिस्तान, अरब के दरमियान, हाँ, और तहरीन सऊदी अरब तेहरान और के सऊदी दरमियान अरब। एक तवाज़ुन को बरकरार रखेंगे। एक चीज़ जो मैं कहना भूल गया, जी। ये जो आपने पहला सवाल पूछा था, उसमें ये है कि हमारे वज़ीर आज़म के जो मुज़ाकरात हो रहे हैं सदर शी जिनपिंग से और ली जी। छियांग जी। से, उसमें एक मौजू जो ज़ेर बहस आएगा, वो अमेरिका ईरान जंग के ख़ात्मे और उसके बाद जो है सिक्योरिटी मैनेजमेंट के सिलसिले में, सिक्योरिटी एक सही नए है। सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को तश्कील देने के सिलसिले में भी। क्योंकि चीन जो है इस पूरे के पूरे अमल में पाकिस्तान का हाथ बटाता रहा है, हाँ जी। और पाकिस्तान की उसने बहुत मदद की है।
बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया सर, वेरी काइंड ऑफ योर टाइम। सफ़ी साबिक मुस्तकिल मंदूब अक़वाम मुत्तहिदा सरदार मसूद खान हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, वक्त छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुनो राउंड अप। वेलकम बैक टू सुनो राउंड अप। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला गुल साहब, सरबराह है तहरीक जवानाने पाकिस्तान। एज ए दफ़ाई तज़कियाकार हमने उनको इन्वाइट किया है। थैंक यू सो मच आपके वक्त का अब्दुल्ला गुल साहब। पाकिस्तान इस वक्त एक तरफ आलमी सफारती सतह पर कामयाबियाँ हासिल कर रहा है, जबकि दूसरी तरफ बलूचिस्तान में खूनरेज दहशतगर्द हमले तेज हो गए हैं। क्या आप समझते हैं कि ये महज इत्तफाक है या पाकिस्तान की उभरती हुई सफारती हैसियत को नुकसान पहुंचाने के लिए एक मुनज़्ज़म हाइब्रिड वॉर चलाई जा रही है? क्वेटा में मुसाफिर ट्रेन पर BLA मजीद ब्रिगेड के हालिया खुदकुश हमले के पीछे असल स्ट्रेटेजिक मकसद क्या था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है पाकिस्तान की जो कामयाबियां हैं सिफारती, आज से क्या ये साल 6 महीने पहले मौजूद थी? तो वो तो नहीं मौजूद थी। तो फिर तब भी तो BLA के मामलात चल रहे थे ना, और एक अरसा दराज से मिलिट्री ऑपरेशन वहाँ जारी हैं। असल मसला यहाँ ये है कि एक बात तो इसके जो सिफारती है मामलात, उनके साथ जुड़ी हुई है। ईरान के अंदर फील्ड मार्शल का होना और चाइना के अंदर वजीर आजम का होना, उस वक्त के अंदर बलूचिस्तान के अंदर टेररिज्म की लहर को दौड़ाना, ये तो बिल्कुल बराह रास्त इसका ताल्लुक वही है जो कि आपने जैसे बयान किया। दूसरी जानिब जो है, इसके स्ट्रेटेजिक मकासद क्या हासिल हो सकते हैं? देखें, भारत पाकिस्तान को ब्लीड करना चाहता है, कई उसके ऊपर ज़रबें लगाना चाहता है। वो ये नहीं कहता कि एक ही वक्त में ख़त्म कर दिया जाए, बल्कि वो हमारा खून बहाना चाहता है, बल्कि रिस-रिस के गिरवाना चाहता है। और उसके लिए उसने एक बाकायदा हिकमत अमली बनाई है। वो चाहे खैबर पख्तूनख्वा हो या वो बलूचिस्तान हो, उसने कुछ किराए के कातिल हासिल रखे हुए हैं जिनका मस्कन अफ़गानिस्तान है, और वहाँ से वो उनको ट्रेनिंग देता है, उनको सपोर्ट करता है। उनका असला जो है वो गैर मुल्की मौजूद है, जो अमेरिका वहाँ छोड़ के गया, तकरीबन $7.25 खरब का। अब ये तमाम बातें जो सामने आती हैं, उससे हमें ये नज़र आता है कि इसके पीछे मकासद तो वाज़ेह हो गए। अब वो उसका तरीक़ाकार क्या है? उसका तरीक़ाकार ये है कि सबसे पहले अफ़वाज पाकिस्तान के तमाम टारगेट्स अचीव किए जाएँ। यानी कि जो पहले होता था दहशतगर्दी की लहर, तब भी भारत ही करवाता था। लेकिन तब जो है वो तरीक़ाकार फ़र्क था, उसमें एक तबाही फेरनी थी, चाहे वो सिविलियन आबादी हो, कोई हो। अब उन्होंने टारगेट किया है अफ़वाज पाकिस्तान को और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ को, जिसके अंदर पुलिस, FC भी शामिल है। जी। ये वो जगह हैं जिनके ऊपर हमें गौर करना है। अब इसके तरीक़ेकार क्या हैं? तरीक़ाकार ये है कि उन्होंने मजीद ब्रिगेड और BLA को सामने लेके आए हैं, BLR वगैरह मौजूद है, BLF मौजूद है, और इन सब की जो ब्रेन चाइल्ड है, जो उनका ज़हन साज़ी करवाती है, नौजवान नस्ल को बगावत के ऊपर उकसाती है, उसका नाम है बलोच यकजहती, जी। BYC। BYC जो है वो उनका ब्रेन चाइल्ड है, जो पीछे ये काम करता है। इसी वजह से पूरी दुनिया के अंदर आपने देखा कि महारंग बलोच को जो है वो सपोर्ट भी की जाती है। उसका नाम बाकायदा नोबेल के इनाम के हवाले से भी चहमा-गोइयाँ होना शुरू हो गईं, और फिर साथ ही साथ हमने ये देखा कि उनको गैर मुल्कों के अंदर सफ़र पे मदऊ किया गया, और वो एक वक़्त में जिस खातून के पास वो कहती थीं कि जी मेरी वालिदा ने कपड़े बेच-बेच के और ज़ेवरात बेच के मामलात किए, वही आज मगरबी दौरों के ऊपर आपने देखा कि वो किस अंदाज़ में वो जाती रहीं। ये तमाम बातें जो सामने नज़र आती हैं, उससे एक बात तो वाज़ेह है कि ये जो दहशतगर्द हैं, जिनको पाकिस्तान ने बड़ी मेरे ख़्याल में मेहनत से, सिफारती कोशिशों से दहशतगर्द करार दिलवाया मजीद ब्रिगेड और BLA को। लेकिन इनकी लीडरशिप जो है वो मुल्क से बाहर बैठी है। अगर मुल्क से बाहर बैठी है तो फिर उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता, ये है सवाल। दूसरा सवाल ये है कि जो ऐसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, उनके सोशल मीडिया पे अकाउंट कैसे चल रहे हैं और कौन उनको चलने देता है? क्योंकि अभी यहाँ आप देख लें कि ज़रा-सा कुछ बोल दें तो अकाउंट्स बंद हो जाते हैं। लेकिन गैर मुल्कों के अंदर ये जिनके तमाम हेडक्वार्टर यूट्यूब हो गया
इंस्टाग्राम हो गया, आपकी वेबसाइट्स हो गई, या आपके दीगर फेसबुक हो गया, ये तमाम प्लेटफॉर्म्स आखिर इन लोगों को जो इनके सपोर्टर हैं, अबेटर हैं, फाइनेंसर हैं, इनको क्यों नहीं पकड़ रहे, इनके अकाउंट्स क्यों नहीं ब्लॉक हो रहे, ये है दूसरा सवाल। तीसरा सवाल ये है कि इस टाइम पे अफगानिस्तान के अंदर 2 दर्जन से ज्यादा दहशतगर्द तंजीमें मौजूद हैं, और ये भी अमेरिका की जानिब से कहा जाता है कि ये दहशतगर्द तंजीमें टीटीए की हुकूमत के ज़ेर साया पल रही हैं। फिर टीटीए की हुकूमत को $160 मिलियन माहाना अमेरिका की जानिब से क्यों अदा हो रहा है? 2021 पहली सितंबर से लेके 2024 के 25 के आखिर तक अमेरिका ने तकरीबन $18 बिलियन अफगानिस्तान को दिया। क्यों दिया? ये आप मेरे से बेहतर जान सकती हैं। ये इतना बड़ा असला वहां क्यों छोड़ गए, ये भी आप जान सकती हैं। इस टाइम पे इजराइल और भारत दोनों मिलके बलूचिस्तान के अंदर अपने मज़मूम मकासद को हासिल करना चाहते हैं, लेकिन यहीं रुक जाएं, क्योंकि अब हम आते हैं कि बात सारा हम भारत के ऊपर, और दूसरा वो तो हमें पता है ये हमारा दुश्मन है, वो तो ये काम करेगा, और उसके लिए अजीत डोवल ने एक डॉक्ट्रिन बनाई और उसके लिए एक फाइनेंस पैदा किया, और तकरीबन $10 बिलियन का एक बजट उन्होंने मुख्तस किया, जो इस टाइम पे अफगानिस्तान में बैठे दहशतगर्दों के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। ये तो यहाँ हो गया, लेकिन जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि बलूचिस्तान के जो सियासतदान हैं वो आपको क्यों नहीं मिल रहे। ये सुनो न्यूज के ऊपर अब्दुल्ला गुल क्यों बैठा है? बलूचिस्तान का एमपीए, एमएनए, सेनेटर क्यों नहीं आया? क्या वो बीएलए और मजीद ब्रिगेड को खुलेआम दहशतगर्द करार देने के लिए तैयार हैं? क्या वो वहां अवाम के पास जाके अवामी सतह पर इन दहशतगर्द तंजीमों की मजम्मत और इनके मद्दे मुकाबिल एक काउंटर नैरेटिव बना के लोगों के सामने लाने के लिए तैयार हैं? अगर हैं तो बताएं। मुझे ये बताएं, ये जाफर एक्सप्रेस सानिया 2 हुआ था और ये जाफर एक्सप्रेस के रिपीट किया गया, और ये बात अब आपको पता ही है कि जिस तरीके से अब आप बलूचिस्तान में क्या सिर्फ एक अफगान बॉर्डर लगता है शजिया साहिबा? तो नहीं, ये एक बॉर्डर नहीं लगता, इसके अलावा एक समुद्री बॉर्डर भी लगता है, क्योंकि पाकिस्तान ने जब ये फैसला किया कि पाकिस्तान मैरीटाइम एनर्जी सिटी बनाएंगे। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग मंसूबा है। मैरीटाइम इंडस्ट्री जो सिटी है उसका मकसद ये है कि एक नया बंदरगाह बनाई जाएगी, गवादर या गवादर से बड़ी, और उसके बाद उसके अंदर सऊदी अरब अपना 10 मिलियन बैरल फ्यूल, और इसी तरीके से जो कुवैत है वो अपना 7 मिलियन बैरल जो क्रूड ऑयल वो रखेगा, स्टोर करेगा एज ए स्ट्रेटेजिक रिजर्व। अब ये कब आया? जब भारत ने जाके एक मुआहदा किया दिफा का यूएई के साथ और फुजेरा के अंदर अपने स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व रखने की बात की। उसके बाद हमारे अरब ममालिक ने, उन्होंने, हमारे भाइयों ने कहा कि हम पाकिस्तान में रखेंगे, क्योंकि हुरमुज के अंदर जो सिचुएशन पैदा हुई उसके बाद दुनिया अब अपने रिजर्व्स को किसी और जगह मुंतकिल करना चाहती है, और पाकिस्तान उसके लिए बेहतरीन जगह है। दूसरा, एलपीजी और एलएनजी के टर्मिनल लगेंगे, और साथ ही रेंटल कार्गो फैसिलिटी वहां दी जाएगी, यानी कि स्टोरेज की जगह दी जाएगी। और सबसे मजे की बात, मिस न्याजी, सबसे मजे की बात यह है कि अगर खुदा न खास्ता वो जरूरत पड़ती है तो पाकिस्तान उन रिजर्व्स को इस्तेमाल करने का सबसे पहले हकदार होगा। तो फिर ये सब बातें कहाँ भारत को हजम होनी थी? ये वो बातें हैं जिससे कुछ अरब ममालिक हमें जो है वो एक अपने लिए चैलेंज के तौर पर देख रहे हैं। आप ये याद रखें कि जब गल्फ के अंदर जंग हो रही थी ईरान, अमेरिका, इसराइल की, तो मुझे ये बताइए कि तब दहशतगर्द खामोश क्यों हो गए थे बीएलए के? क्या वजह थी? अच्छा, और उसके बाद जैसे ही मामला ठीक हुए तो फिर एक दफा ये फितना फसाद शुरू हो गया। एक और वाकया आपको बताता हूँ, जरा मादी के झरोकों में जाते हैं तो पता चलता है कि अफगानिस्तान के अंदर अशरफ गनी की हुकूमत थी, और हिरात के अंदर
अफगानिस्तान की एक जो गवर्नर हाउस था, उसके अंदर गवर्नर समेत चंद लोगों को कत्ल कर दिया गया था और उसके अंदर एक अरब बाशिंदा भी मौजूद था, एक आला हुकाम। वो क्यों मारा गया था? बहरहाल ये लंबी बातें हैं, मैं इस बिल्कुल। पे नहीं। तो सर फिर अब आप उज़ैर बलोच पे चली जाएं। हाँ, उज़ैर बलोच जब पकड़ा गया था तो आपको मालूम है कि वो कहाँ से पकड़ा गया था? और उसके लिए उस वक्त के जो इंटेलिजेंस के सरबराह थे, उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाया था और उसको फिर वो गिरफ्तार करके लाए थे। और उसके पीछे मजे की बात यह है कि उज़ैर बलोच के पास एक और मुल्क की भी नेशनैलिटी थी। अच्छा, फिर आप आ जाए इस बात के ऊपर कि जंदुल्ला के ऊपर देखें कि जंदुल्ला ईरान के अंदर मुश्किलात पैदा करती है और बीएलए और मजीद ब्रिगेड यहाँ करते हैं। यहाँ करती है, इसमें बिल्कुल कोई सही। शक और नहीं है कि बिल्कुल ईरान के अंदर भी उनके लिंक्स जी, मिलते आप हैं फरमाइए। और डेफिनेटली कि जिस शिद्दत और टेक्निकल महारत हमने देखी है इसमें, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं पीछे से एक बड़ी पुष्ट बनाई है। सर, तालिबान हुकूमत बार बार हानि कराती है कि अफगान सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, मगर हम देखते हैं ज़मीनी हकायक बड़े मुख्तलिफ हैं। क्या ये तालिबान हुकूमत की कमज़ोरी है, नाअहली है, या कुछ नासिर दानिस्ता तौर पर पाकिस्तान मुखालिफ गिरोह की को सहूलत फराम कर रहे हैं? जैसे आपने भी कहा कि इतना असला अमेरिका भी छोड़ गया और उसको वो फंड्स भी कर रहा है, फिर किस तरह से भारत उसको यूज कर रहा है। बदनीयती है। सिर्फ बदनीयती। आप ये बताइए, अफगान हुकूमत का मैं कोट अनकोट करता हूं, जब अमेरिकन वहां से निकले तो उन्होंने कहा कि तमाम असले के जखायर के ऊपर हमने कब्जा कर लिया है और हर चीज हमने डॉक्यूमेंट करके अपने पास रख ली है। ये तो उन्होंने ऑफिशियली बोला। आप मुझे ये बताएं कि दहशतगर्दों के हाथ में आता है वो असला, तो फिर शजिया न्याजी देती है या अब्दुल्ला गुल देता है उनको? तो अफगान हुकूमत देती है ना बीबी। अगर वो देते हैं, हुकूमत खुद देती है और वो दहशतगर्दों के खिलाफ एक तरफ वो कहते हैं कि हमारी कस्टडी में है, दूसरी तरफ वो असला दहशतगर्दों के हाथ में आता है, तो ये कहाँ से आ रहा है हजूर? हमें इतने कोई बेवकूफ नहीं है, हमें मालूम है इस बात का अच्छी तरीके से। आप उड़मची में गए थे, उड़मची में मुज़ाकरात के अंदर आपने ये भी बात की थी कि आप लिख के देने के लिए तैयार हैं कि दहशतगर्दी से हमारा कोई ताल्लुक नहीं और टीटीपी से हम लाताल्लुकी इख्तियार करते हैं। फिर आपने क्यों नहीं लिखा था? बिल्कुल। पाकिस्तान को प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक डॉक्ट्रिन जारी रखनी चाहिए। अफगानिस्तान के अंदर जब तक कि हम स्ट्राइक्स कर रहे थे, दहशतगर्द पाकिस्तान के अंदर कदम रखने की जुर्रत नहीं कर रहे थे। इक्का दुक्का हो रहा था वाकया, लेकिन ऐसा नहीं। ये जो अभी किया गया, ये बाकायदा एक सोचे समझे मंसूबे के तहत किया गया है। पाकिस्तान को ये भी अब बाकायदा को अस्करी लिहाज से एक बाकायदा मुनज़्ज़म ऑपरेशन करने की जरूरत है। बिल्कुल, अस्करी लिहाज से भी और मेरे ख्याल में सियासी लिहाज से भी। वो सियासतदान जिनसे जिस खेत से मुयस्सर ना हो दहकान को रोजी, उस खेत के हर खोशाए गंदम को जला दो। ये सियासतदान बलोचिस्तान के जो हैं और खैबर पख्तूनख्वा के, आई थिंक दे आर ऑफ नो यूज। जिस तरीके से उन लोगों ने अपना किरदार अदा कर रहे हैं या माजी के अंदर किए हैं, आई एम सॉरी, इनकी जायदादें कहाँ हैं? पूछें इनसे, ये कहाँ पैसा खर्च करते हैं? क्या कहीं गल्फ के अंदर तो नहीं इनकी जायदादें? क्या ये यूरोप में तो इनकी जायदादें नहीं है? किसी को शक है तो मेरे साथ आए, मेरे साथ टीवी पे मुज़ाकरा करे ना, बात करे, बैठ के बात करेंगे। ये नहीं बात कर सकते, इनके तिलों में तेल नहीं है, बेईमान लोग हैं। इनमें से मैं नहीं कहूंगा सारे के सारे, लेकिन इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी कोई हैसियत नहीं थी। पूछे ना, आप जाएं कोयटा, आप जाएं दालबंदीन जाएं, आप खुददार जाएं, आप मकरान जाएं, आप वहां से पूछें कि इनका माजी क्या था, आज से ये 20 साल पहले कौन लोग थे, ये क्या थे। जब तक कि हम एक सरदारी निज़ाम और फ्यूडल वहां जो बैठे हुए हैं, नवाब बैठे हुए हैं और इन्फ्लुएंशियल लोग, हम बावजूद उनके जानने के अगर हम उनको सपोर्ट करते रहेंगे और उनको हम जो है वो अच्छी पोजीशनों के ऊपर लाके खड़ा करेंगे, शिजिया न्याजी बीबी, ये काम चलता रहेगा। ये एक दहशतगर्दी की लहर है। ये लोगों को एक सोच समझ के उनको सबवर्जन की जा रही है। पाकिस्तान की माशी शहरत को निशाना बनाना इनका मकसद है, क्योंकि जिन जिन पॉइंट्स पे ये निशाना बनाते हैं, ऑब्वियसली हम देख रहे हैं कि उन इलाकों में जहाँ पे सी पैक है या फिर मादनी मंसूबे हमारे करीब हैं, वो उन्हीं को ही टारगेट करते हैं, तो इससे अंदाजा लग जाता है। नाज़रीन, वक्त है छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुनो राउंड। वेलकम बैक टू सुनो राउंड अप। सर, भारत की खुफिया एजेंसी रॉ पर भी माजी में कनाडा, अमेरिका और दीगर ममालिक में भी खुफिया ऑपरेशंस और टारगेट किलिंग के इल्जामात लग चुके हैं।
क्या ये आलमी सतह पर इस बात का सबूत है कि भारत अब एक एक्सपोर्टर ऑफ अनस्टेबिलिटी बनता जा रहा है? लेकिन सवाल फिर यही है कि दुनिया इस हवाले से सब जानते हुए भी उनके खिलाफ बड़ा एक्शन क्यों नहीं ले रही? एक्सपोर्टर ऑफ टेररिज्म, नॉट इंस्टेबिलिटी, बल्कि एक्सपोर्टर ऑफ टेररिज्म, वो एक्सपोर्ट कर रहा है। 12 टारगेट किलिंग पाकिस्तान में करवाने का एतराफ राजनाथ सिंह करता है। जस्टिन ट्रूडो फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर एविडेंस दे के कहता है कि रॉ मुलविस है, उनका बंदे ने कत्ल किया है नजर सिंह को। गुरपतवंत सिंह पन्नू के कत्ल करवाने की कोशिश के अंदर अमेरिका के अंदर बाकायदा अमित शाह का नाम लिया जाता है अमेरिकी अदालत की जानिब से। फिर उस्मान हादी की शहादत बांग्लादेश में करवाई जाती है और रॉ मुलविस निकलती है और नौजवान वहां भड़क उठते हैं और भारत की सरहद पे जाके एहतजाज करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाकिस्तान के ऊपर बॉन्डाई बीच के ऊपर नाम डालने की कोशिश की गई और जयशंकर ने फिर कबूल कर लिया कि जनाब वो तो भारतीय लोग थे। फिर वो भारतीय लोग थे। फिर उसके बाद आप देखें कि नेपाल के अंदर रॉयल फैमिली कत्ल कर दी जाती है पूरी, और वो रॉ का प्लान होता है। श्रीलंका हो, नेपाल हो, भूटान हो, पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, कनाडा हो, कतर के अंदर 8 भारतीय जो लोग थे उनको सजाए मौत दी जाती है वहां एस्पियोनाज के लिए। 68% लोग पकड़े जाते हैं ईरान के अंदर भारत के लिए जासूसी करने वाले, जो भारतीय निजात होते हैं, भारत के सिटीजन होते हैं। कुलभूषण यादव, दहशतगर्दों का अब्बा जान, ये वो तमाम चीजें हैं जिससे भारत तो एक एक्सपोर्टर ऑफ टेररिज्म है। लेकिन उसके बदले अब इंटरेस्टिंग बात तो यहाँ शुरू होती है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अमेरिका ये सब जानते हुए कि भारत में दुनिया में सबसे ज्यादा अक़लियतों को तबाह बर्बाद करने वाला मुल्क भारत है, यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट है। भारत के अंदर जो अब ईद कुर्बान के हवाले से जो पाबंदियां आयद की गई हैं वो भी आपके सामने है। फिर आप देखें कि किस तरीके से वो पूरे खित्ते के अंदर एक बदअमनी फैलाने की कोशिश करता है। मार्का हक में फिर पाकिस्तान उसको जो है वो सीधा करके रखता है। ये तमाम चीजों के बावजूद उसका ट्रेड टैरिफ 50% से कम करके 18 और पाकिस्तान का 19% किया जाता है। उसके साथ 10 साल का मुआहिदा दिफा का अमेरिका साइन करता है। वो अफगानिस्तान में टेररिस्ट हुकूमत को सपोर्ट कर रहा है, उनके साथ अपना एग्रीमेंट किया हुआ है स्ट्रेटेजिक और दिफाई, लेकिन अमेरिका उसको कुछ भी नहीं कहता। पानी वो रोक के अभी दहशतगर्दी का मुर्तकिब हो रहा है, लेकिन यूरोप उसके साथ जो है वो बाकायदा डील ऑफ द सेंचुरी करता है और 90% मसनूआत के ऊपर उसको ट्रेड टैरिफ 0 कर देता है। बिल्कुल, अमेरिका की भी एक दोगली पॉलिसी है अब्दुल्ला साहब, लेकिन भारत के अपने अंदर भी हालात जो है ना को खास अच्छे नहीं है। उनके अंदरूनी हालात की तरफ अगर हम आए तो अभी रिसेंटली भारतीय चीफ जस्टिस के नौजवानों से मुतालिक रिमार्क्स के बाद काकरोच जनता पार्टी का अचानक उभरना, क्या ये महज सोशल मीडिया ट्रेंड है या वाकई भारत के नौजवानों में एक गहरी सियासी बगावत जन्म ले रही है? आपका तज्जिया क्या कहता है? कॉकरोच जनता पार्टी जो है वो नाम पहले देखें। भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में कॉकरोच जनता पार्टी रखा गया नाम जी, और तमाम की तमाम जो उसके अंदर बातें की गई वो ये की गई कि जो बीजेपी है उसके जो लाडले हैं गोदी मीडिया, उसने लफ्ज इस्तेमाल किया उनके मंशूर में कि गोदी मीडिया के जो तमाम एंकर्स हैं उनके साथ हम इंटरव्यू नहीं करेंगे, उनका बायकॉट है। गोदी मीडिया की वजह जो तमाम लोग हैं इन्वॉल्व उनके ऊपर बैन लगाएंगे, पाबंदी आयद करेंगे और जो आदमी हमें मिल जाएगा, खास तौर पे चीफ जस्टिस जो कि रिटायर होके उसको राज्य सभा के अंदर सीट दी जाएगी, उन तमाम सीटों को कैंसिल किया जाएगा। इस किस्म के इनामात नहीं दिए जाएंगे। फिर वो ये कहते हैं कि हम जो है वो बीजेपी के मुकाबले में काम करेंगे और बीजेपी ने नौजवानों का मुस्तकबिल तारीक कर दिया। वो कहते हैं कि हम 33% से बढ़ा के औरतों का कोटा 50% करेंगे और इवन पार्लियामेंट के अंदर
उनको 50% जो है वो पार्लियामेंट के अंदर भी को वो हिस्सा मिलेगा। ये औरतों का वो एहतराम की बात कर रहे हैं और साथ ही साथ वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने नौजवान का मुस्तकबिल तारीक कर दिया है। आपको याद होगा कि अरविंद केजरीवाल ने भी जो आम आदमी पार्टी बनाई थी उसका क्या हुआ? अभी भारत ने धांधली करके बीजेपी ने वहां वेस्ट बंगाल के अंदर इलेक्शन तो जीत लिया। हाँ। ये बीजेपी की जीत हुई, भारत की ये हार हो गई, क्योंकि भारत में एक बात वाज़ेह हो गई कि अब तक़सीम को कोई नहीं रोकेगा। अब भारत के टुकड़े आप और मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द प्रोग्राम करेंगे जिसके अंदर भारत के कितने टुकड़े हुए, कहाँ-कहाँ हुए, उनके किधर अंदर किधर इतनी बिखरे, आजादी की इनके तरीके ऊपर चल रही गुफ्तगू हैं, करें। बिल्कुल 7 स्टेट्स में उनके मसले चल रहे हैं। अब कॉकरोच जनता पार्टी के ओनर कहते हैं कि भाई कॉकरोच कहाँ पे आता है, जहां गंदगी होती है वहीं से कॉकरोच निकलता है। तो इसका मतलब है इंडिया का जो निज़ाम है, उसका जो पूरा सिस्टम है, वो इस हद तक गंदा हो चुका है कि अब ये कॉकरोचेस आके तो वो साफ करेंगे। कॉकरोच जनता पार्टी के मंशूर में अंबानी और अडानी के मीडिया नेटवर्क्स पर भी तनकीद, आज़ाद मीडिया, मजहब से बालातर सियासत की बात की जा रही है, बीजेपी के बिल्कुल अपोजिट। क्या ये दरअसल मोदी मॉडल ऑफ गवर्नेंस के खिलाफ एक खामोश रेफरेंडम बनता जा रहा है अवाम की जानिब से भी? और क्या ये नेपाल, बांग्लादेश की तरह एक इनकलाबी स्टार्ट कहा जा सकता है? ये बिल्कुल है, क्योंकि देखें आप श्रीलंका में जेन ज़ी, नेपाल में जेन ज़ी, बांग्लादेश में जेन ज़ी, ईरान के अंदर भी आपने देखा जेन ज़ी, और पूरी दुनिया में फिर हमने अर्जेंटीना में देखा, वहां भी नौजवान नस्ल, हंगरी के अंदर जेन ज़ी। ये तमाम चीजें जो हैं ये एक पैराए में हो रही हैं। असल मसला ये है कि जो सेकुलर और लिबरल इंडिया को मार डाला है, कत्ल कर डाला है बीजेपी ने, और बीजेपी जो है वो भारत के टुकड़े करने के ऊपर तैयार है। सिखों के हिसाब से देख लें, आप कश्मीर के हिसाब से देख लें, आज उनकी जो राष्ट्रीय राइफल है उसके लोग बाहर निकलते हैं, यूनिफॉर्म के अंदर एहतजाज हो रहा है। जो लोग जनता को प्रोटेक्ट करने के लिए खड़े होते हैं वो खुद एहतजाज का हिस्सा बन रहे हैं। दिस इज ए ग्रेट क्वेश्चन मार्क। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है बजाते खुद। और जो अडानी और अंबानी का जिक्र किया गया, आप मुझे ये बताइए कि ये आखिर अवाम के दिलों की बात है ना। अभी भारत को एक नौजवानों के रेवोल्यूशन से कोई नहीं बचा पाएगा। हाल ये है कि सिर्फ चंद दिनों के अंदर, एक हफ्ते से भी कम में 18 करोड़, तकरीबन 1 करोड़ और 80 लाख लोग जो थे वो उसके फॉलोअर हो गए इंस्टाग्राम के ऊपर, जो कि बीजेपी का 8 करोड़ 80। और उसने मजे की बात ये कहते हैं कि तुम बीजेपी को अनफॉलो करो। वो कांग्रेस की बात नहीं कर रहे, वो किसी और की नहीं, वो कह रहे हैं बीजेपी को अनफॉलो करो। और इससे वाज़े मतलब ये नजर आ रहा है कि भारत के अंदर एक बहुत बड़ा अलाव पक रहा है और वो किसी टाइम पे भी एक वॉल्केनो की तरह, आतिशफिशा की तरह फटेगा और वो इनको ले जाएगा, इनको किसी को भी नहीं छोड़ेगा वो, क्योंकि 80 लाख तक जो लोग हैं नौजवान, वो हर साल वहां भारत के अंदर ग्रेजुएट होते हैं। टोटल उनके लिए 29% जॉब्स हैं। मुझे ये बताइए बाकी तकरीबन 71% लोग कहाँ जा रहे हैं? वो क्या हैं? वो वही कॉकरोच हैं। ये वही नौजवान है जिसके साथ जुल्म किया गया, बिल्कुल वो खड़े हो गए हैं। और ये इसी वजह से भारतीय सरकार इस टाइम पे लड़द रही है, कांप रही है, थरथरा रही है और तमाम अकाउंट बिल्कुल। ये दाखिली तकसीम मुस्तकबिल में उसकी कौमी यकजहती के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकती है। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला साहब हमारे साथ मौजूद थे, सरबराह तहरीक जवानाने पाकिस्तान, अपना तज्जिया पेश कर रहे थे। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।